हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ग्रामीण और शहरी सामाजिक संरचना के बीच तुलना। ये आपका ब्लॉक सेकंड या थर्ड का है, एक चैप्टर ग्रामीण, सेकंड ब्लॉक का आई थिंक। उसमें आपको ग्रामीण और शहरी सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है सोशियोलॉजी में, तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा क्योंकि इसमें रूरल और अर्बन जो सोसाइटी है उसके बारे में शो किया गया है इस पूरे चैप्टर में। इसके कुछ मेन पॉइंट्स को रिलेटेड करके मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ग्रामीण संरचना ये है समाज की कि गांव में अब गांव का जो जीवन होता है वो साधारण होता है। उसमें भावनात्मक एक दूसरे से भावनाएं जुड़ी रहती है। आज भी अगर आप गांव के समाज में जाएंगे, अब तो गांव भी मॉडर्न हो गया है मॉडर्न ज़माने में, लेकिन गांव में जो होता है लोगों में एकता होती है, आपस में प्यार होता है, भाईचारा होता है। लेकिन शहरी जीवन में क्या होता है, भेदभाव देखने को मिलता है। इसमें की पॉइंट्स इसको आप ब्रीफ में लिख सकते हैं। ग्रामीण लोग एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, सभी एक दूसरे को पहचानते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता। पर ग्रामीण जीवन परंपरा, धर्म, जाति, संस्कृति पर आधारित होती है। मुख्य पेशा जो होता है वो खेती होती है, जानवरों को पाला जाता है गाँव वगैरह में। कारीगरी का काम बहुत होता है। संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली बहुत रहती है गाँव में जो होती है। और परिवार का सामाजिक नियंत्रण अधिक होता है। समाज का इफेक्ट होता है परिवार पर। बदलाव धीरे धीरे होता है क्योंकि लोग परंपराओं को ज़्यादा मानते हैं। तो धीरे धीरे गांव का जो जीवन है अब समय के साथ साथ बदलता जा रहा है। गांव में जो होती है वो जाति व्यवस्था बहुत होती है। लोग जात पात को बहुत मानते हैं, कौन ऊंची जाति का, कौन नीची जाति का, कौन कुम्हार है, कौन चमार है, कौन नाई है। इस तरह से बहुत लोग चर्चा करते हैं इस विषय पर। शहरी सामाजिक संरचना जो होती है यानी कि अर्बन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें कुछ मुख्य पॉइंट ये हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि शहरों में लोग एक दूसरे को ज़्यादा नहीं पहचानते। लोग अपनी लाइफ में ही बिजी रहते हैं, सिर्फ अपने से मतलब होता है। इंडिविजुअली लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। और यहाँ पर जो साइंस होता है, विज्ञान, तकनीक, टेक्नोलॉजी, आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन, इन सब का इफेक्ट होता है। नौकरी करने वाले लोग होते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, इंडस्ट्री यानी कि आईटी करते हैं, शिक्षा में सब आदि कई तरह के यहाँ पर पेशे पाए जाते हैं। छोटे छोटे परिवार ज़्यादातर होते हैं, संयुक्त परिवार बहुत कम होते हैं। जॉइंट फैमिली मतलब देखने को कम ही मिलती है। यहाँ पर क्या होता है कि बस मम्मी पापा और बच्चे, ये इतनी फैमिली रहती है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें दादा दादी, नाना नानी, इन सब का साया होता है, यानी इन सब के देख रेख में परवरिश होती है बच्चों की। जॉइंट फैमिली सब एक साथ रहने वाली फैमिली। शिक्षा, मीडिया और आधुनिक साधनों के कारण यहाँ पर बदलाव जल्दी होता है। यहाँ पर क्या है कि मीडिया है, मॉडर्नाइजेशन है, हर चीज़ है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हर चीज़ तरक्की धीरे धीरे नहीं होती, ज़्यादा होती है गांव के मुताबिक। जाति का प्रभाव कम होता जा रहा है और विशेष रूप से बड़े शहर हो रहे हैं। यहाँ पर जात पात उतना लोग नहीं देखते। अभी किसी के साथ फ्रेंडशिप भी है तो हमें ये नहीं पता होता कि वो उसकी क्या जाति है, क्योंकि जात को उतना महत्व नहीं देते यहाँ पर लोग। इम्पोर्टेंस देते हैं पर कम होता है, गांव के जितना चर्चा नहीं होती इस विषय पर। कंक्लूज़न ये है कि गांव और शहर की जो संरचना है वो समाज के 2 महत्वपूर्ण रूप हैं। और ग्रामीण समाज परंपरा और भावनात्मक संबंधों पर आधारित होता है, वहीं शहरी समाज जो है वो मॉडर्न है और इंडिविजुअल है, यहाँ पर स्वतंत्रता पर आधारित होता है। दोनों अपनी अपनी इम्पोर्टेंस और फीचर्स पर बसे हुए हैं, निर्भर हैं, और यही इनकी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये यहाँ का ये आपका ये कंक्लूज़न था इस क्वेश्चन का। बहुत ही शॉर्ट में मैंने इस टॉपिक को बोला है, वरना अगर शॉर्ट में अगर आपको कंटेंट पता हो तो आप इसको ब्रीफली लिख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में पहचान की राजनीति की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। परिचय ये है कि भारत में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो बहुसांस्कृतिक है, यानी कि बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर पाई जाती। बहुभाषीय यानी बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को मान्यता इंडिया में मिली हुई है। बहुधार्मिक है, समाज पर आधारित है। यहाँ जो लोग हैं, लोगों की जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग और वर्ग के आधार पर अलग अलग पहचान होती है।
जब ये पहचान राजनीति का हिस्सा बन जाती है तो इसे पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा जाता है। पहचान की राजनीति क्या है? अब पहचान की राजनीति का मतलब है लोग अपनी सामाजिक, धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अपने हितों की राजनीति करते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंट में देख लीजिए, एसएससी का जो एग्ज़ाम को लेकर जो इलेक्शन में भी धांधली हुई है और एसएससी के जो एग्ज़ाम को लेके जो फ्रॉड किया गया है स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह की राजनीति में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ज़्यादातर यंगस्टर्स ऐसा करते हैं करेंटली अगर बात करूँ तो। पहचान की राजनीति का मतलब यही होता है कि अपनी हक के लिए एक तरह से लड़ना, समाज में जो हमारे धर्म को अगर आहत पहुँचती है, चोट धर्म को ठेस पहुँची तो उसके लिए आवाज़ उठाना, समाज में कुछ बुराइयां हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन करना। तो अभी ये है कि जैसे एसएससी में कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, कुछ का नहीं हुआ, आगे कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ के साथ चीटिंग की गई है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच के भी बहुत से फ्रॉड हुए हैं, तो उसको लेके भी अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो भी एक तरह की पहचान की राजनीति का ही उदाहरण मान सकते हैं। उदाहरण में दलितों की राजनीति, मुस्लिम समुदाय की राजनीति, मांगे क्षेत्रीय दलों का उदय, जैसे शिवसेना, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी, यानी कि जो ममता बनर्जी की पार्टी है। भारतीय लोकतंत्र में पहचान की राजनीति की भूमिका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की है। दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि समूहों को अब संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिला है। अब ज़्यादातर लोग जो है वोट देने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पहचान को कोई राजनीतिक दल जो है वो महत्व दे रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रही है उन लोगों को समाज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। आरक्षण नीति, सामाजिक न्याय और पिछड़ों की अपलिफ्टमेंट पहचान की राजनीति के कारण ही संभव हुआ है, पॉसिबल है। विभिन्न भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों को संविधान और राजनीति में मान्यता मिली है। नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। नकारात्मक पक्ष, आलोचनात्मक यानी कि विरोध में। नेता पहचान के आधार पर लोगों को बांटते हैं, जैसे हिंदू बनाम मुस्लिम, ऊंची जाति बनाम पिछड़ी जाति। ऊंची जाति जैसे राजपूत हो गए हिंदू धर्म में, और नीची जाति में SC ST OBC का एक मुद्दा आ गया। नेता जाति धर्म की बात करते हैं और लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे असली मुद्दों से पीछे रह जाते हैं। जैसे कि करंट में देखें कि बीजेपी जो पार्टी है वो इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पार्टी है। ये जो है एनडीए गठबंधन के अंडर में है, और जो कांग्रेस है वो यूपीए गठबंधन के अंडर में है। तो इनमें क्या है, आपस में मतभेद है। जो नेता लोग हैं वो आपस में क्या कहते हैं, जैसे मंदिर को लेके सनातन धर्म हो गया, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सारी चीज़ों को लेके बहस करते रहते हैं आपस में। लेकिन जो मेन जो टॉपिक होता है, बेरोजगारी हो गया, देश में इतना कुछ हो रहा है, इतने हादसे हो रहे हैं, उन सब को लेके ये मेन टॉपिक पे आते ही नहीं है। तो एक तरह से नेता लोग जो होते हैं वो जाति धर्म को लेके राजनीति खेलते हैं समाज के साथ। पहचान की राजनीति कभी कभी समानता, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी जानी जाती है। कहने का मतलब कि जब लोग अपने धर्म को लेके स्पेशलिटी दिखाने लगते हैं कि हमें ये स्पेशलिटी चाहिए, हमें ये सुविधा चाहिए, हमारे धर्म के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जो कि आज के टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में हो भी रहा है। ऐसा झगड़ा चल रहा है, हिंदू धर्म के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अपने हक के लिए, आपस में भेदभाव हो रहा है, एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो कहाँ से कह सकते हैं कि सेकुलर स्टेट रह गया और धर्मनिरपेक्ष रह गया हो हमारा देश? कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष जो है उसके खिलाफ हो गया है एक तरह से। जो पहचान की राजनीति जो है वो हमारी कभी कभी समानता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मानी जाती है। इन्हीं सब वजह से तो होता है, यही कारण होता है ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ कहे जाने का। धर्म या जाति के नाम पर दंगे, बहिष्कार, भेदभाव बढ़ सकते हैं। कुछ राज्य अपनी क्षेत्रीय पहचान के नाम पर केंद्र सरकार से टकराव करती है, जैसे कश्मीर जो है, कश्मीर में तो आज तक विवाद चल ही रहा है। इसमें उनके बिगनिंग की भी जो गवर्नमेंट रही होगी उनकी भी गलती रही है। जैसे कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इंडिया में सारे राज्यों को मिला रहे थे, रजवाड़ों को, तो उस टाइम पे जो वहाँ के जो राजा थे कश्मीर के, उन्होंने एक अलग से अपने स्पेशलिटी मांगी, जिसको अनुच्छेद 370 में रखा गया। अनुच्छेद 370 में भी आपको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। कितने लोग तो ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों को समझ ही नहीं था कि क्या कहा क्या जा रहा है, क्या फ़ायदेमंद था ये, और क्या क्यों हटाया गया, क्यों रखा गया था। 370 अनुच्छेद में ऐसे स्पेशल फीचर्स थे कश्मीर को लेके, जो उस टाइम जो वहाँ का राजा था उन्होंने कहा था कि हम तो इंडिया में मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करके
वो इंडिया में मिल गए थे, राज्य के रूप में नाम मात्र के लिए थे, लेकिन वो अलग से अपना झंडा फहराते थे, अलग से उनका कानून चलता था वहाँ कश्मीर में, और इसी वजह से आधा कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास, आधा कश्मीर इंडिया के पास रह गया। तो यही यही सारे रीज़न हैं जो कश्मीर में आज तक इतने सारे विवाद होते रहते हैं। इसलिए 370 अनुच्छेद को हटाकर पूरी तरह से इंडिया में उसको राज्य नाम मात्र के लिए चल ही रहा था वो इतने साल से, इसलिए 29 राज्य तो कहे जाते थे, लेकिन कश्मीर राज्य का होके भी नहीं था हमारे देश में। बाद में उसको यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। तब जाके एक तरह से एक ये काम अच्छा किया गया कि 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया। पर कुछ लोग उसके पक्ष में थे कि ये 370 अनुच्छेद क्यों हटाया गया, हमारा निजी राज्य होना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत या पूर्व साइड में, ईस्ट साइड में जो इंडिया के जो राज्य हैं, जो ज़्यादातर वहाँ वहाँ के सर्वेक्षण भी नहीं हो रखा अब तक कि कितने एरिया तक फैला हुआ है, हमारे इंडिया में है भी या नहीं है। उस साइड में ज़्यादातर आदिवासी जाति भी पाई जाती है। असम हो गया, नागालैंड, पूरब में जितने भी आपके जो राज्य आ गए वो सब पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के। उनमें भी आपस में विवाद होते रहते हैं। वहीं पर से ये जो है स्टेट के जो हैं आंदोलन निकलते हैं, जिसे क्षेत्रीय पहचान के नाम पर केंद्र सरकार से लड़ते हुए कहा जाता है। टकराव होते रहते हैं। इसका कंक्लूजन ये कह सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र में पहचान की राजनीति ने कई सकारात्मक बदलाव लाए, कई पॉजिटिव चेंजेस लाए और वंचितों को अधिकार और आवाज़ उठाने की आज़ादी दी। या वंचितों यानी कि जो इस फैसिलिटी से रह गए हो, उनके पास फैसिलिटी ना पहुंची हो। लेकिन यह तब तक खतरनाक बन जाती है जब इसका इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया जाए। इसलिए ज़रूरत है कि पहचान की राजनीति को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए उपयोग किया जाए, ना कि समाज में नफरत और टकराव फैलाने के लिए, जो कि आजकल के नेता बहुत जल्दी फ़ायदा उठाते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा देते हैं और उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जो लोग बेवकूफ़ी करते आपस में लड़ बैठते हैं, लेकिन मेन टॉपिक को लेके आवाज़ नहीं उठाते। तो इस वजह से हमारे इंडिया में भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है हमारे सोशल में। इसीलिए तो ये समाज शास्त्र में हम ये सारे मुद्दे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5, जो आपका ब्लॉक थर्ड में ब्लॉक 5 में आपका सोशियोलॉजी की बुक में आपका ये चैप्टर होगा जाति के ऊपर, वर्ग के बीच अंतर। जाति के ऊपर होगा एक चैप्टर और वर्ग के बीच होगा वर्ग के बारे में, अलग अलग वर्गों के बारे में। तो वो चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 16 एंड 17। उसमें का ये क्वेश्चन है, जाति और वर्ग के बीच अंतर बताइए। सामाजिक स्तरीकरण के एक आयाम के रूप में वर्ग का आलोचना विश्लेषण कीजिए। जाति और वर्ग के बीच अंतर, इसमें क्या है कि कास्ट और वर्ग यानी क्लास, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जाति क्या है और वर्ग क्या है, दोनों चीज़ों को वो एक समझते हैं। लेकिन कास्ट का मतलब होता है इंसान के काम करने के कारण जो उनके पहचान बन जाती है। जैसे अगर कोई कुम्हार है तो वो मिट्टी का काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का, तो वो कुम्हार कहला जाता है, तो उसकी कुम्हार जाति बन जाती है। समाज के लोग ऐसे ही कहते हैं, इसी नाम से पुकारते हैं कि अगर वो कुम्हार वाला काम करे तो वो कुम्हार की जाति का है, अगर नाई है तो नाई की जाति का है। लेकिन क्लास का यहाँ पर मतलब है कि कौन सा मिडिल क्लास में है, कौन सा हाई क्लास में है और कौन सा लोअर क्लास में आता है। क्लास का मतलब है यहाँ पर कि 3 हिस्सों में बांट देना। जो ज़्यादा अमीर है वो हाई क्लास के लोग हो गए, मॉडर्न हो गए, और जो मिडिल क्लास है, जो ना ज़्यादा अमीर लोग हैं ना ज़्यादा गरीब लोग हैं, मिडल में आते हैं, तो वो मिडिल क्लास में हो गए। लोअर में जो मिडिल क्लास से भी बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं उनके पास, तो वो लोअर क्लास में आ गए। तो इस तरह से क्लास अलग होता है और जाति अलग होती है। दोनों ही समाज में व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने के तरीके हैं, लेकिन इन दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं जो आप देख सकते हैं। परिभाषा जो है, जाति एक जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म से तय की जाती है और वह जीवन भर वही बनी रहती है। जाति का मतलब एक ये भी जाति होती है कि धर्म का, बहुत से लोग यहाँ पर धर्म को भी जाति ही कहते हैं। कहने का मतलब जाति 2 तरह की होती है, एक तो काम के आधार पर, एक जन्म से होती है। जन्म से जो होती है वो उनके नाम के साथ जो टाइटल जुड़ता है उसको लेके होती है। जैसे राजपूत है तो राजपूत कैसे पढ़ा, वो जाति कहला गई एक तरह की, धर्म नहीं है वो, लेकिन वो जाति है। और मुस्लिम में जैसे शेख हो गए, सैयद हो गए, तो ये सारे क्या है, ये धर्म के अंदर तो आते हैं लेकिन जाति और सरनेम के साथ जोड़ते हैं, तो ये उनकी कास्ट हो गई, उनका क्लास तो नहीं हुआ, कास्ट हो गई, जो जन्म से आधारित उनके नाम के साथ जुड़ता भी है।
वर्ग व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर आधारित होता है। जो क्लास जो होता है वो समाज के और उनके फाइनेंस के अकॉर्डिंग होता है, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग होता है, जिसे मेहनत और योग्यता से बदला जा सकता है। आधार ये होता है बेसिस, जाति जन्म पर आधारित होती है। वर्ग धन, शिक्षा, पेशा और जीवन शैली पर आधारित होता है। सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी, गतिशीलता का मतलब जो चेंजेस होते रहे, जिसमें मूव करता रहे। जाति में ऊपर या नीचे जाना लगभग असंभव होता है। वर्ग में व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता से ऊपर उठ सकता है। जाति का मतलब यहाँ पर यह है कि जाति एक तरह से जिस जाति के, तो वो ना ऊंची जाति के बन भी नहीं सकते और ना ही नीची जाति में वो जा सकते हैं। लेकिन वर्ग की यहाँ पर बात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास, हाई क्लास और लो क्लास। हाई क्लास में हम धीरे धीरे मेहनत करके, तरक्की करके, अपने ऊंचे मुकाम हासिल करके, सक्सेसफुल होके हम अमीर बन सकते हैं, तो हम हाई क्लास में आ गए। अगर हम गरीब हैं, लोअर फैमिली में हैं, तो हम बहुत मेहनत करके हम इस अपनी कंडीशन को सुधार सकते हैं, तो मिडिल फैमिली में आ जाएंगे, तो मिडिल क्लास हो जाएंगे। इस तरह से हम वर्ग में जो है चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जाति में नहीं हो सकते। विवाह नियम, अब विवाह के जो शादी का जो नियम होता है समाज में, वो हर जाति में, हर धर्म में अलग अलग होता है। हमारे इंडिया में ही ज़्यादातर पाया जाता है ये भी। जाति में आमतौर पर एंडोगैमी होती है, यानी व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। वर्ग में विवाह को लेकर कोई बाध्यता नहीं होती, भले वो लोअर क्लास या ऊपर क्लास क्यों ना हो। अपर क्लास हो तो भी चलेगा या लोअर क्लास हो तो भी चलेगा, लेकिन जो यहाँ पर जाति होती है वो सेम होनी चाहिए। समूह की प्रकृति, यानी कि इनकी अब वो क्या है, डायमेंशन क्या है, फीचर्स क्या है। जाति एक बंद समूह होती है जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर बात करूं तो जो वर्ग है उसमें वो बंद नहीं होती, वो बंद समूह नहीं है, उसे चेंजेस किया जा सकता है। वर्ग एक खुला समूह होता है जिसमें लोग प्रवेश कर सकते हैं, लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। पेशा, ऑक्यूपेशन, जाति में पेशा जो होता है वंशानुगत होता है। जैसे लोहार है, लोहे का काम कर रहा है तो वो लोहार ही कहलाएगा आगे चल के। उसमें आगे उनकी फैमिली के और लोग करेंगे उस फील्ड में काम। बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है तो उस फील्ड में और उनकी फैमिली में कोई ना कोई करेगा, आगे बढ़ाएगा उस काम को। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जो भी गुण होते हैं, जो भी तौर तरीके होते हैं, वो आगे उनकी फैमिली में कोई ना कोई बढ़ाएगा। वर्ग में व्यक्ति अपनी इच्छा या योग्यता के अनुसार पेशा चुन सकता है, लेकिन उसमें जाति में ऐसा नहीं होता। जाति के अकॉर्डिंग अगर करें तो फिर वो उनका जो वंशानुगत जो चलता आ रहा है वही करते हैं। इन नियंत्रण और पहचान, जाति में धार्मिक और सामाजिक नियंत्रण अधिक होता है, वर्ग में नियंत्रण आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये था आपका जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट था, जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उन्हीं इम्पोर्टेंट चैप्टर के ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अभी बताए। ये सोशियोलॉजी में आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे। ये BSO 2 का ये जितना भी था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और उसके आंसर्स थे।